हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज़ 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 10 जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। इस पूरे चैप्टर की रिवीजन हम माइंड मैप के थ्रू करने वाले हैं, यानी कि इस पूरे चैप्टर को हम माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं जिससे कि हम सारी चीजों को कनेक्ट कर सके। क्लियर है? तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी जाकर सारी चीजें समझ में आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या? कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल। तो ब्रिटिश रूल है सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो बंगाल से कब स्टार्ट हुआ था? जब प्लासीओ बैटल होता है 1757 से। तो यहां पर ब्रिटिशर्स का ये क्या था? निर्णायक युद्ध था जिसमें सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया था और बंगाल पर उनकी रूलिंग स्टैब्लिश हो गई थी। फिर उसके बाद 1764 के अंदर बक्सर का बैटल होता है जिससे उनको दीवानी राइट्स मिल गई थी, यानी कि वहां से रेवेन्यू कलेक्शन का उनको राइट मिल गया था। ठीक है, अब धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल पावर है धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगी, धीरे धीरे उनकी पॉलिटिकल पावर और ज्यादा बढ़ने लगी। तो 1793 के अंदर बंगाल में वो क्या करते? परमानेंट सेटलमेंट को लागू कर देते हैं जिससे कि रेवेन्यू उनके फिक्स अमाउंट में उनके पास आता रहता था। तो जो फ्लक्चुएशंस होती थी वो अब नहीं होती थी। राइट? तो उसके बाद क्या होता है? माहलवाड़ी सिस्टम, जो कि पंजाब और NWEFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यूरोप प्रोविंसेस, यानी कि यहां पर भी एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम लागू किया जाता है जिसका नाम था माहलवाड़ी। और माहलवाड़ी का मतलब होता है, माहल का मतलब होता है विलेज। तो विलेज यानी कि विलेज टू विलेज यहां पर रेवेन्यू टैक्स को कलेक्ट किया जाने लगा कि पर विलेज वो इतना रेवेन्यू टैक्स करके कलेक्ट करके वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। यहां से हम स्टार्ट करते हैं बंगाल एंड द जमींदार से। तो द कॉलोनियल रूल वाज स्टैब्लिश इन फर्स्ट ऑफ ऑल इन बंगाल। तो सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट हुआ था। तो एक बंगाल में एक बहुत बड़ी यहां पर ऑक्शन लगती है 1797 के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड पब्लिक इवेंट कहा जाता है। तो इसमें बंगाल के जो नवाब थे, राजा थे, है ना, बुर्दवान के राजा थे, तो उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता है। क्यों नीलाम किया जाता है? क्योंकि वो रेवेन्यू जो है वो टाइम पर पे नहीं कर पाए। तो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ इंपोज किया हुआ था जिसको सनसेट लॉ कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो भी राजा होता है, तो जमींदार होता है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करके पीजन से, और वो उनको सनसेट होने से पहले पहले उनको डिपॉजिट करते। अगर तो वो सनसेट होने से पहले पहले डिपॉजिट नहीं करेगा तो उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल दिया जाएगा। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं? इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल देते हैं। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये क्या था? 1793 के अंदर चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1793 के अंदर बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। अब आते वाई जमींदार। अब ये जमींदार इसको पे क्यों नहीं कर पाते रेवेन्यू को? क्योंकि जो रेवेन्यू जो था वो बहुत ज्यादा हाई था जिसकी वजह से पीजेंट्स वो ठीक से पे नहीं कर पाते थे। तो जब पीजेंट्स जमींदार को नहीं देंगे तो जमींदार आगे ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से उनके नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जा सकती है? उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके, है ना। तो इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में डाल दिया जाता था। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कंपनी लैंडलॉर्ड्स। अब यहां पर लैंडलॉर्ड्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। जब फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्या? सनसेट लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सनसेट लॉ इंपोज किया जाएगा। तो मैंने अभी बताया था कि सनसेट लॉ क्या होता है? सनसेट होने से पहले पहले उनको रेवेन्यू डिपॉजिट करना होता था। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस कंपनी ने जमींदार के ऊपर लगाती थी। उनकी सारी की सारी पावर जो है वो छीन ली गई थी। ट्रूप्स, उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया था। साथ में जो भी कस्टम ड्यूटीज होती थी वो सारा का सारा फंड अब उनके कलेक्टर्स वगैरह लेने लगे थे। तो ऐसी बहुत सारी पावर थी। कोर्ट कचहरी का काम भी जो जमींदार किया करता था उनकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह वो करने लगे। तो धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा नुकसान में आने लगी जमींदार, जिसकी वजह से वो वहां से निकल करके और सेटल होने लगे वो सिटीज और टाउन के अंदर। अब गांव खाली हो गया था तो विलेज के अंदर कौन रिप्लेस करेंगे? उनको जोतेदास करेंगे। जोतेदास कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ द रिच पीजेंट्स होते हैं, लैंडलॉर्ड रेसिस्टेंस। अब ये लोग जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार वगैरह होते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से बचाएंगे? तो काफी तरह से उन्होंने कोशिश की, अलग अलग तरीके अपनाए। उन्होंने ऑक्शन में अपने ही रिलेटिव्स को बिठा दिया करते थे कि ऊंची से ऊंची बोली लगानी है, तो इस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा लेते थे। दूसरा फिक्टिशियस सेल होता था। फिक्टिशियस सेल ये होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को फीमेल के नाम कर देते थे जिससे कि उनको ऑक्शन में नहीं डाला जाता था। तीसरा, लाठियाज खड़े कर देते थे। कहां के? गांव के एंट्रेंस गेट पर, जिससे कि जो भी आउटसाइडर आता था उनको वो लाठियाज जो है वो डंडे मार करके बाहर कर देते थे, यानी कि कोई भी उनकी जमीनों को, प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट पर बात करते हैं। ये सारा जो पूरे की पूरी रिपोर्ट जो है सबमिट की गई
1813 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसको कि फिफ्थ रिपोर्ट कहा गया था। तो फिफ्थ रिपोर्ट जो है बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, 1002 पेजेस की ये रिपोर्ट थी पूरी की पूरी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में सौंपी गई थी। इसमें सारा का सारा जितना भी नुकसान हुआ था कंपनी का और जितना भी जो भी उन्होंने डाटा बनाया था, वो पूरा का पूरा डाटा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपा जाता है। और ये बहुत ही सीरियस डिबेट चलती है किसमें, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं हो एंड द प्लो की। तो हो कौन होते हैं, पहाड़ियाज को बोला जाता है, और प्लो, जो ये प्लो होते हैं, इनको किसको कहा जाता है, ये सेटल्ड कल्टीवेटर्स होते थे। तो राजमहल हिल्स पर स्टार्टिंग से ही पहाड़िया लोग रहा करते थे। उसके बाद ये जो राजमहल हिल्स पर यहाँ पर पहाड़िया रहा करते थे, नीचे जो है वो प्लेन एरिया में सांथाल्स यानी कि जो आइडियल सेटलर्स थे वो रहा करते थे। ये जो पहाड़िया थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, फॉरेस्ट एक्टिविटीज किया करते थे। और जब नीचे 1800 के अंदर ये सेटल्ड कल्टीवेटर्स यहाँ आकर रहने लगेंगे, तो ये फॉरेस्ट्री एरिया को क्लियर करके वहां पर उनके जो है कल्टीवेशन करेंगे, राइट। अब क्या आता है, रिवोल्ट इन द कंट्री साइड इन द बॉम्बे डेक्कन। अब बॉम्बे डेक्कन में ये क्या होता है, रिवोल्ट होता है। ये क्यों होता है, रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लेंडर एंड द ग्रेन डीलर्स 1875। तो बॉम्बे डेक्कन कब होता है, 1875 में होता है, 1875 के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बॉम्बे डेक्कन के अंदर या पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रेवेन्यू टैक्स इंपोज कर दिया गया था, जिसकी वजह से मनी लेंडर्स और उनके जो ग्रेन डीलर्स थे उनके ऊपर उनका पूरा का पूरा गुस्सा निकलता है, और जिसकी वजह से ये रिबेल स्टार्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि मनी लेंडर ने क्या किया था, मनमाना इंटरेस्ट जो है उनके ऊपर इंपोज कर रखा था, तो बहुत ज्यादा वो डेप्ट में आ गए थे। साथ में उनकी जमीनें भी छीन ली गई थी, तो जिस वजह से परेशान होकर उन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। न्यू रेवेन्यू सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। द रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन केम टू बी। तो इसके बाद जो बॉम्बे डेक्कन में एक नया सिस्टम लागू किया जाएगा, उसको कहा जाएगा रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत पीजेंट्स को बोला जाता है। तो अब पीजेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। बुकानन यहां पर आएगा, बुकानन अकाउंट्स ऑफ फिजिशियन। बुकानन कौन था, एक फिजिशियन था जो कि इंडिया में आया था एंड सर्व इन द बंगाल मेडिकल सर्विसेज। और तो उसने एक जू भी बनाया था जिसका नाम है कलकत्ता अलीपुर, और ही सर्वेड द टेरिटरी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ EIS यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इनकी देखरेख में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी। सांथाल एंड द पायनियर सेटलर 1832 के अंदर क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ द लैंड। तो यहाँ जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स रहा करते थे प्लेन एरिया में, और जहां पर वो रह करके कल्टीवेशन करते थे और वहीं पर उनका रेजिडेंट होता था, तो उनको क्या बोला जाता था, उसको दामिने को कहा जाता था। दिस स्टेट वाज लिवाइंग द हैवी टैक्सेस ऑन लैंड। तो उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो जहां पर सांताल लोग रहते थे उन पर बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया। अब यहां पर भी यही चीज दोहराई जाएगी, यहां पर भी रिवोल्ट हो जाएगा, और जो इसमें रिवोल्ट होगा, सांथाल रिवोल्ट होगा, वो 1855-56 के अंदर होगा। और इसके जो लीडर होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे सिंधु माझी, और साथ में कान्हा भी होंगे, जो सांथाल्स को क्या करेंगे, लीड करेंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो आपने चैप्टर देखा, तो ये इस तरीके से कौन कौन से कहां पर किस तरह के रिवोल्ट होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी रेवेन्यू डिमांड एंड द पीजेंट डेप्ट। तो किस तरह से रेवेन्यू डिमांड इंपोज की गई थी और लोग जो है पीजेंट जो है वो डेप्ट में आने लगे थे। फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन वाज मेड इन 1820। तो बॉम्बे डेक्कन में पहला सेटलमेंट लगाया जाता है 1820 के दशक में। 1830 में द प्रॉब्लम बिकेम द मोर सेवियर प्राइसेस दो। तो यहां पर 1830 की अगर हम बात करें, तो ये जो इंपोज किया गया था, हाई टैक्स इंपोज किए गए थे, ये उस टाइम किया गया था जब एग्रीकल्चर के प्राइस बहुत ज्यादा लो हो गए थे, जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पा रहे थे और वो उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई थी। 1832 के अंदर क्या होता है, एक फेमाइन आ जाते हैं। फेमाइन की वजह से बहुत ज्यादा बैड हार्वेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाए थे रेवेन्यू। अब फेमाइन दैट स्टक इन द 1832 से 34 तक ये फेमाइन स्टक होती है। आफ्टर द 1845 एग्रीकल्चर प्राइसेस रिकवर्ड द स्टेडली। फिर उसके बाद 1845 के बाद ये धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। अगर हम बात करें किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वरीड बाय द मेमोरी ऑफ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो 1857 की जो मेमोरी थी, ताजा यादें थी, वो अभी भी यादें थी कि लोगों ने किस तरह से ये 1857 का रिवोल्ट किया था और कितने बड़े लेवल पर किया था। तो ये चीजों दोबारा ना दोहराई जाए, तो उस वजह से अब उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिए गए, है ना। तो द कॉजेज ऑफ द रिपोर्ट दैट वाज द प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट 1878। ये जो बॉम्बे में डेक्कन रिवोल्ट हुआ, ये क्यों हुआ, इसके कारणों का पता लगाया, और कारणों का पता लगा के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 1878 के अंदर इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपा गया, प्रेजेंट किया गया। अब हम बात करते हैं देन द केम कॉटन बूम 1857 के अंदर। यानी कि कॉटन बूम का मतलब होता है कि अब कॉटन को सप्लाई करने के लिए वो अपने ऑफिसेज
ब्रांचेस वगैरह बनाएंगे जहां से कॉटन को सप्लाई किया जाएगा। 1857 के अंदर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज फाउंडेड, कहां पर? ब्रिटेन में ये एस्टैब्लिश किया जाएगा। 1859 के अंदर ये क्या किया जाएगा? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वाज फाउंड। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, दोनों। अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ जाते, शीत युद्ध छिड़ जाता है 1861 से 1865 के बीच में, जहां ब्रिटेन जो है वो क्या करता था? अमेरिका से कॉटन लेता था। जब वहां पर सिविल वॉर छिड़ गई थी तो जिसकी वजह से वो इंडिया से कॉटन लेने लगा, तो मर्चेंट से सोचा कि अब अच्छे से क्या करेंगे, वो लोग अच्छे से अपनी कल्टीवेशन करेंगे जिससे कि उनका डेप्ट सारा उतर जाएगा। लेकिन ये सिर्फ 3-4 साल के रहा, बाद में फिर से वो कॉटन जो है अमेरिका से सप्लाई कराने लगते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ द ज्यूरिडिक्शन द डेक्कन रियॉट कमीशन, और फिर उसके बाद से फिर से एक कमीशन बिठाया जाता है जो इस पूरी की पूरी जांच पड़ताल करेगा, इसके रिवोल्ट की जो कारण का पता लगाएगा और एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। वो सारी की सारी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपी जाती थी ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को देख सके कि वो किस तरह से इंडिया में रूल करती है, और 1857 का रिवोल्ट दोबारा वैसी सिचुएशन ना आए तो इसके लिए पहले ही वो अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो था वो हमने माइंड मैप के थ्रू रिकॉल किया। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको माइंड मैप अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह से हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।